सोचिए, अगर आज आप लोहे की कोई भी चीज बाहर छोड़ दें, तो कुछ ही महीनों में उस पर जंग लग जाती है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा लोहे का खंभा खड़ा है, जो 1600 साल से धूप, बारिश, प्रदूषण और तूफानों का सामना कर रहा है, और आज तक उस पर जंग का एक निशान तक नहीं। यह कोई मिथक नहीं, यह एक वैज्ञानिक हकीकत है। आखिर इस लोहे में ऐसा क्या खास है, और क्या हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे? आज नरेटर ऑफ लेजेंड्स पर हम इस रहस्य को पूरी गहराई से समझेंगे। सोचिए, अगर आज आप लोहे की कोई भी चीज बाहर छोड़ दें, तो कुछ ही महीनों में उस पर जंग लग जाती है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा लोहे का खंभा खड़ा है, जो 1600 साल से धूप, बारिश, प्रदूषण और तूफानों का सामना कर रहा है, और आज तक उस पर जंग का एक निशान तक नहीं। यह कोई मिथक नहीं, यह एक वैज्ञानिक हकीकत है। आखिर इस लोहे में ऐसा क्या खास है, और क्या हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे? आज नरेटर ऑफ लेजेंड्स पर हम इस रहस्य को पूरी गहराई से समझेंगे। सोचिए, अगर आज आप लोहे की कोई भी चीज बाहर छोड़ दें, इस लौह स्तंभ की कहानी हमें 5वीं शताब्दी में ले जाती है, गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में। उस समय भारत केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी दुनिया में अग्रणी था। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, के शासनकाल में इस स्तंभ का निर्माण हुआ। यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक विष्णु ध्वज था, जो उदयगिरि में स्थापित था। सदियों बाद राजनीतिक परिवर्तनों के साथ इसे दिल्ली लाया गया। इस स्तंभ पर खुदा संस्कृत शिलालेख न केवल राजा की प्रशंसा करता है, बल्कि उस समय की भाषा, कला और धातु ज्ञान का प्रमाण भी है। इस लौह स्तंभ की कहानी हमें 5वीं शताब्दी में ले जाती है, गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में। उस समय भारत केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी दुनिया में अग्रणी था। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, के शासनकाल में इस स्तंभ का निर्माण हुआ। यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक विष्णु ध्वज था, जो उदयगिरि में स्थापित था। सदियों बाद राजनीतिक परिवर्तनों के साथ इसे दिल्ली लाया गया। इस स्तंभ पर अब जरा रुकिए और सोचिए, लोहे को जंग लगना प्रकृति का नियम है। आधुनिक पुल, रेलिंग, जहाज, सबको नियमित रखरखाव चाहिए। फिर यह स्तंभ क्यों नहीं जंग खाता? न इस पर पेंट किया गया, न कोई आधुनिक कोटिंग। फिर भी सदियों से यह सुरक्षित है। शुरू में लोगों ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने देवताओं की कृपा। लेकिन विज्ञान भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलता है। और जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच शुरू की, तब असली कहानी सामने आने लगी। अब जरा रुकिए और सोचिए, लोहे को जंग लगना प्रकृति का नियम है। आधुनिक पुल, रेलिंग, जहाज, सबको नियमित रखरखाव चाहिए। फिर यह स्तंभ क्यों नहीं जंग खाता? न इस पर पेंट किया गया, न कोई आधुनिक कोटिंग। फिर भी सदियों से यह सुरक्षित है। शुरू में लोगों ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने देवताओं की कृपा। लेकिन विज्ञान भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलता है। और जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच शुरू की, तब असली कहानी सामने आने लगी। अब जरा रुकिए और सोचिए, लोहे को जंग लगना प्रकृति का नियम है। आधुनिक पुल, रेलिंग, जहाज, सबको नियमित रखरखाव चाहिए। फिर यह स्तंभ क्यों नहीं जंग खाता? न इस पर पेंट किया गया, न कोई आधुनिक कोटिंग। कई वर्षों तक इस स्तंभ को लेकर अजीब अजीब धारणाएं रहीं। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कोई रहस्यमयी धातु है, जो अब विलुप्त हो चुकी है। कुछ ने दावा किया कि इसके नीचे कोई विशेष ऊर्जा क्षेत्र है। लेकिन जब इन सभी सिद्धांतों की वैज्ञानिक जांच हुई, तो एक एक करके सब खारिज हो गए। सच न तो जादू में था, न ही किसी अलौकिक शक्ति में। असली रहस्य छिपा था धातु विज्ञान में। कई वर्षों तक इस स्तंभ को लेकर अजीब अजीब धारणाएं रहीं। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कोई रहस्यमयी धातु है, जो अब विलुप्त हो चुकी है। कुछ ने दावा किया कि इसके नीचे कोई विशेष ऊर्जा क्षेत्र है। लेकिन जब इन सभी सिद्धांतों की वैज्ञानिक जांच हुई, तो एक एक करके सब खारिज हो गए। सच न तो जादू में था, न ही किसी अलौकिक शक्ति में। असली रहस्य छिपा था धातु विज्ञान में।
कई वर्षों तक इस स्तंभ को लेकर अजीब अजीब धारणाएं रहीं। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कोई रहस्यमयी धातु है जो अब विलुप्त हो चुकी है। कुछ ने दावा किया कि इसके नीचे कोई विशेष ऊर्जा क्षेत्र है। लेकिन जब इन सभी सिद्धांतों की वैज्ञानिक जांच हुई तो एक एक करके सब खारिज हो गए। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि इस स्तंभ में इस्तेमाल हुआ लोहा असाधारण रूप से शुद्ध है। इसमें फास्फोरस की मात्रा सामान्य लोहे से कहीं अधिक है। जब इस लोहे को फोर्ज वेल्डिंग द्वारा बार बार गर्म कर आकार दिया गया तो इसकी सतह पर मिसावाइट नाम की एक पतली परत बनी। यह परत हवा और नमी को अंदर जाने से रोकती है। दिलचस्प बात यह है कि यह परत समय के साथ और मजबूत होती गई, यानी यह स्तंभ खुद को धीरे धीरे और सुरक्षित बनाता चला गया। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि इस स्तंभ में इस्तेमाल हुआ लोहा असाधारण रूप से शुद्ध है। इसमें फास्फोरस की मात्रा सामान्य लोहे से कहीं अधिक है। जब इस लोहे को फोर्ज वेल्डिंग द्वारा बार बार गर्म कर आकार दिया गया तो इसकी सतह पर मिसावाइट नाम की एक पतली परत बनी। यह परत हवा और नमी को अंदर जाने से रोकती है। दिलचस्प बात यह है कि यह परत समय के साथ और मजबूत होती गई, यानी यह स्तंभ खुद को धीरे धीरे और सुरक्षित बनाता चला गया। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि इस स्तंभ में इस्तेमाल हुआ लोहा असाधारण रूप से शुद्ध है। इसमें फास्फोरस की मात्रा। इसके अलावा दिल्ली की जलवायु ने भी इसमें भूमिका निभाई। यहाँ की हवा में नमी का स्तर बहुत अधिक नहीं रहता, जिससे जंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मौसम के कारण कोई लोहा 1600 साल तक सुरक्षित नहीं रह सकता। मौसम ने मदद की, लेकिन असली कारण था सही धातु संयोजन। इसके अलावा दिल्ली की जलवायु ने भी इसमें भूमिका निभाई। यहाँ की हवा में नमी का स्तर बहुत अधिक नहीं रहता, जिससे जंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मौसम के कारण कोई लोहा 1600 साल तक सुरक्षित नहीं रह सकता। मौसम ने मदद की, लेकिन असली कारण था सही धातु संयोजन। इसके अलावा दिल्ली की जलवायु ने भी इसमें भूमिका निभाई। यहाँ की हवा में नमी का स्तर बहुत अधिक नहीं रहता, जिससे जंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मौसम के कारण कोई लोहा 1600 साल तक सुरक्षित नहीं रह सकता। मौसम ने मदद की, लेकिन असली कारण था सही धातु संयोजन। इसके अलावा दिल्ली की जलवायु ने भी इसमें भूमिका निभाई। यहाँ की हवा में नमी का स्तर बहुत अधिक नहीं रहता, जिससे जंग की प्रक्रिया। आईआईटी कानपुर और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि यह स्तंभ प्राचीन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग सोच का परिणाम है। आज भी आधुनिक मटेरियल साइंस इस स्तंभ से सीखने की कोशिश कर रही है। यह हमें सिखाता है कि टिकाऊ तकनीक हमेशा जटिल नहीं होती। कभी-कभी वह अनुभव और प्रकृति की समझ से आती है। आईआईटी कानपुर और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि यह स्तंभ प्राचीन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग सोच का परिणाम है। आज भी आधुनिक मटेरियल साइंस इस स्तंभ से सीखने की कोशिश कर रही है। यह हमें सिखाता है कि टिकाऊ तकनीक हमेशा जटिल नहीं होती। कभी-कभी वह अनुभव और प्रकृति की समझ से आती है। आईआईटी कानपुर और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि यह स्तंभ प्राचीन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग सोच का परिणाम है। आज भी आधुनिक मटेरियल साइंस इस स्तंभ से सीखने की कोशिश कर रही है। यह हमें सिखाता है कि टिकाऊ तकनीक हमेशा जटिल नहीं होती। कभी-कभी वह अनुभव और प्रकृति की समझ से आती है। आईआईटी कानपुर और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि यह स्तंभ प्राचीन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग सोच का परिणाम। दिल्ली का लौह स्तंभ हमें एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हमने सच में प्रगति की है या सिर्फ तकनीक बदली है? यह स्तंभ हमारी विरासत, हमारे ज्ञान और हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर आपको ऐसी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो नैरेटर ऑफ लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। अगली कहानी तक अपनी विरासत पर गर्व करते रहिए। दिल्ली का लौह स्तंभ हमें एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हमने सच में प्रगति की है या सिर्फ तकनीक बदली है?
यह स्तंभ हमारी विरासत, हमारे ज्ञान और हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर आपको ऐसी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो नैरेटर ऑफ लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। अगली कहानी तक अपनी विरासत पर गर्व करते रहिए। दिल्ली का लौह स्तंभ हमें एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हमने सच में प्रगति की है या सिर्फ तकनीक बदली है? यह स्तंभ हमारी विरासत, हमारे ज्ञान और हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर आपको ऐसी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं,